रोड साइड तंदूरी होमलेस चेफ। शाम का समय था, अंधेरा घिर चुका था। रामगढ़ के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था। उसके नीचे कुछ अजीब ही हलचल हो रही थी। कृष्णा जो पिछली रात कहीं से भटक कर यहाँ आ गया, उसने एक पुराने लोहे का ड्रम को काटकर तंदूरी चूल्हे में बदल दिया था। और कहीं से सूखी लकड़ियां चुनकर लाया और आग जला दी। उसके पास न बर्तन थे और न ही मसाले के डिब्बे, एक छोटी सी पोटली थी। हवा में जलते कोयले की खुशबू और जलती हुई रोटी की मीठी सुगंध जैसे ही आई, सबसे पहले असरानी पान वाले की नाक फड़फड़ाई। असरानी ने सूंघते हुए कहा, अरे चंदन भैया, ये कैसी खुशबू है भाई? इंद्र ने स्वर्ग में कोई हलवाई बिठा दिया है क्या? कमाल हो गया। चंदन पेट पर हाथ रखकर कहा, अरे इंद्र कुछ नहीं, वो पेड़ के नीचे एक पागल आदमी बैठा है ना, जिसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, लेकिन रोटियां तो मुंह में पानी ला रही है, देखो। दोनों भागते हुए पुलिया के पास पहुंचे। कृष्णा अपनी धुन में था और वो करारेदार रोटियां और बैगन के पकोड़े बना रहा था। चंदन ने जोर से कहा, अरे ओए, कौन है तो? परमिशन के बिना यहाँ धुआं क्यों उड़ा रहा है? और हमारे सरपंच रतन भाई को पता चला तो तेरी खाल खींच लेंगे, समझदार, खबरदार। कृष्णा ने बिना सिर उठाए एक गर्मा गर्म रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उस पर जरा सा नमक और अपनी पोटली में से चुटकी मसाला छिड़का और चंदन की ओर बढ़ा दिया। कृष्णा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? शायद भूख लगी है, पहले ये निवाला खाओ, बाद में बात करते हैं। चंदन ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसके सामने साक्षात सरस्वती देवी उसकी जुबान पर वीणा बजा रही हो। चंदन, अरे क्या है बाबूजी, ये तो जादू है। अरे असरानी, तू भी खाकर देख रहे। देखते ही देखते वहां पर 10-15 लोग इकट्ठा हो गए। उसके 3 दिन बाद हर जगह गांव के चबूतरे पर गांव में लड़ाइयां होने लगी। लोग अपने घर से खाना बनाना छोड़कर पुलिया के नीचे कतार में खड़े थे और कृष्णा किसी से पैसे भी मांग नहीं रहा था। अगर कोई आटा लाकर देता तो रोटियां बनाकर देता, और कोई सब्जियां लाता तो सब्जी बनाकर देता था। ये बात सरपंच रतन भैया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रतन भाई गुस्से में, क्या हमारे पूरे गांव वाले पागल हो गए क्या? उस रोड पर रहने वाले के हाथ का खाना खा रहे हैं, और वो जरूर उन रोटियों में काला जादू मिलाया होगा, तभी तो सब लोग ऐसे टूट पड़ रहे हैं। पंडित जसराज मुंह में पानी भरते हुए कहते हैं, अरे नहीं सरपंच जी, जादू वादू कुछ नहीं है, मैंने चखा है, साक्षात अन्नपूर्णा देवी उसके हाथ में है। कल उसने लहसुनी नान बनाया था, क्या था, खाने से सीधा कैलाश पर पहुंच गए। रतन, अरे चुप हो जा पंडित, तुझे जहर भी घी में मिलाकर दिया तो चाट चाट कर खाएगा। बुला उस पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को, आज उस बावर्ची का काम तमाम करेंगे। कृष्णा के तंदूरी चूल्हे के पास जीप सायरन बजाती हुई आई। उसमें पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत सिंह अपना बड़ा पेट संभालते हुए नीचे उतरा। उसके पीछे उसका कांस्टेबल और सरपंच रतन भाई थे। कृष्णा खुशी खुशी आलू प्याज के कुलचे बनाता रहा। इंस्पेक्टर लाठी जमीन पर पटकते हुए कृष्णा के पास आए और कहा, ए, हाथ ऊपर कर, तेरे ऊपर शिकायत मिली है कि तू खाने में नशीली चीजें मिलाकर मासूम लोगों को धोखा दे रहा है। चल अपना चूल्हा बुझा। कृष्णा ने शांति से मिट्टी के बर्तन में दाल डाली और उस पर घी का तड़का लगाया। वो खुशबू इतनी तेज थी कि इंस्पेक्टर के हाथ से लाठी फिसलकर नीचे गिर गई। कृष्णा, इंस्पेक्टर साहब, आप हथकड़ी बाद में लगाना, पहले ये बताओ आपको भूख लगे है या नहीं? खाली पेट आप लाठी कैसे घुमाओगे? इंस्पेक्टर की नाक फड़की और रतन सिंह पीछे से चिल्ला रहा था, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों पर भरोसा मत करो, ये तांत्रिक है, जादू करता है। इंस्पेक्टर ने रतन की ओर गुस्से से देखा। इंस्पेक्टर, जरा चुप रहो सरपंच साहब, जांच चल रही है, हमें सबूत चाहिए। फिर कृष्णा की ओर मुड़ा और कहा, ए छोकरे, लेकर आता हूँ सबूत की प्लेट, ताकि मैं चेक कर सकूं कि इसमें जहर है या नहीं। कृष्णा मुस्कुराया और इंस्पेक्टर को कुलचा और दाल खाने को परोसी। इंस्पेक्टर ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें बंद हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर मन ही मन सोचने लगा, ये तो मेरी दादी के हाथ का खाना लग रहा है। रतन, अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आपके होश उड़ गए क्या?
पुलिस इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा। केस बहुत सीरियस है सरपंच साहब, और दाल का हिंग तड़का भी बहुत स्ट्रांग है, इस पर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और कहा, कांस्टेबल 2 प्लेट और लगाओ। सरपंच साहब आप जाइए, इस अपराधी पर नजर रखते हैं। रतन अपना सिर पीटता हुआ वहाँ से चला गया और पुलिस वाले वहीं बैठकर दावत उड़ाने लगे। अब कृष्णा बाबा बन चुका था और उसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया उसके हाथ की रोटी खाने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। यह अफवाह सुनकर सेठ प्रेमनाथ यानी गांव का कंजूस आधी रात को कृष्णा के पास आया। सेठ, ए कृष्णा भाई, तू यहाँ क्यों मेहनत कर रहा है? चल मेरे साथ, मेरी दुकान के बाहर ठेला लगा, मुनाफे में आधा तेरा आधा मेरा, तुझे ब्रांडेड शर्ट खरीद कर दूंगा। कृष्णा अपने चूल्हे में लकड़ी जलाते हुए सेठ को कहता है, सेठ जी मेरा पेट भरा है, मुझे आपकी शर्ट नहीं चाहिए, और वैसे भी ये मेरा तंदूरी चूल्हा खुले आसमान के नीचे ही जलता है, दुकानों में नहीं। सेठ, अरे पागल, तेरे हाथों में दौलत है, तू करोड़पति बन सकता है, बस मसाले का राज बता दे। तभी वहाँ पर चंदन और पंडित जसराज भी आ गए। उन्हें शक था कि सेठ जी अकेले ही माल हड़पना चाहते हैं। चंदन, अच्छा सेठ जी आप यहाँ हैं, जो आदमी रात को पानी पीने से डरता है कि विटामिन ना चले जाए, और यहाँ मलाई कोफ्ता डील कर रहे हो क्या? वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया और वहाँ रतन भाई भी आ गए और पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गए। सब लोग कृष्णा को अपना बनाना चाहते थे, कोई बावर्ची बनाकर, कोई मंदिर में प्रसाद बनवाने वाला, कोई जेल में रखकर खुद का खाना बनवाने के लिए। कृष्णा बीच में बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी गांव की उबड़ खाबड़ सड़क पर एक लंबी काली कार, महंगी कार आकर रुकी। उसके इंजन से धुआं निकल रहा था। कार खराब हो गई थी। उसमें सूट बूट पहने एक आदमी उतरा। नाम मिस्टर नटवरलाल था। वह बहुत गुस्से में था। नटवरलाल, हे भगवान, ये कैसी खराब जगह है। ड्राइवर, कितना समय लगेगा? ड्राइवर, 4 रेडिएटर फट गया है, 2 घंटे लगेंगे। नटवरलाल को जबरदस्त भूख लगी थी और उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे भीड़ लगी है और वहां से कमाल की खुशबू आ रही है। रुमाल नाक पर रखकर वो भीड़ में घुसा। नटवरलाल, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर क्या मिलता है? क्या ये साफ सुथरा है? रतन भाई, साफ सुथरा तो मालूम नहीं साहब, पर जादू है, खाओगे तो अपनी कार भूल जाओगे। नटवरलाल ने मुंह बिचकाया और कृष्णा की ओर देखा। नटवरलाल, है यूं, क्या है तुम्हारे पास? मुझे 1 प्लेट दो। कृष्णा ने बिना किसी भावना के साथ मिट्टी के प्याले में दाल और मिस्सी रोटी दी। नटवरलाल ने शक से एक टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही वह निवाला मुंह में गया, नटवरलाल का गुस्सा, अहंकार सब पिघल गया। नटवरलाल हैरानी से कहा, अविश्वसनीय है, मैंने पेरिस में खाया, ताज होटल में खाया, लेकिन ये स्मोकी फ्लेवर, ये मसाले का संतुलन। तुम कौन हो भाई? कृष्णा, मैं कृष्णा हूँ साहब, एक बावर्ची हूँ। नटवरलाल, तुम बावर्ची नहीं हो, तुम कलाकार हो। मैं शहर के सबसे बड़े रॉयल होटल का मालिक हूँ। मेरा हेड शेफ पिछले हफ्ते भाग गया और उसका खाना तुम्हारे खाने के सामने फीका है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रतन भाई का मुंह खुला की खुला रह गया। इंस्पेक्टर के हाथ से रोटी गिर गई। रतन, क्या 1 लाख इस भिखारी को? कृष्णा हंसते हुए कहा, साहब मेरा तंदूरी चूल्हा, मेरा तंदूरी भी मेरे साथ चलेगा। नटवरलाल, ठीक है, होटल के गार्डन में तुम्हारे लिए स्पेशल ओवन बनवाऊंगा। बोलो हाँ। कृष्णा ने अपनी पुरानी पोटली उठाई और उस गांव वाले की ओर देखा। कृष्णा, सरपंच जी, इंस्पेक्टर साहब, चंदन भैया, आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत अपमान भी दिया, लेकिन मेरे हुनर की कीमत अब मिली है। मैं जा रहा हूँ। कृष्णा नटवरलाल की कार में बैठ गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मसाले की पोटली रतन भैया की तरफ फेंक दी। कृष्णा, सरपंच जी, इसमें कोई जादू नहीं है, बस प्यार है, सही वक्त पर सही मिलाना है, आप कोशिश जरूर करना। कार धूल उड़ाती हुई चली गई। पीछे रतन भैया ने पोटली खोली। उसमें सादा नमक, मिर्च और धनिया पाउडर था। चंदन, अरे क्या है भैया इसमें? कोई हिमालय की जड़ी बूटी है क्या इसमें? रतन सिर पीटते हुए, धत तेरी की, ये तो हमारे राशन की दुकान का ही सामान है। वो मसाले में नहीं, अपने हाथों में जादू लेकर घूम रहा था। हम तो सोचते रह गए और वो शहर वाला उसे लूट कर ले गया। पुलिस इंस्पेक्टर, अरे सरपंच साहब, अब भाषण देना बंद करो, और तंदूरी अभी भी गर्म है। चलो मैं खुद ही 2 रोटियां सेकता हूँ। आदमी की कीमत उसके कपड़े या उसकी परिस्थिति में नहीं होती, उसकी किस्मत उसके हुनर में होती है। सच्ची प्रतिभा जा भी होगी, बाहर निकल कर आएगी, चाहे वो बड़े होटल में हो या पेड़ के नीचे। और सबसे जरूरी, कभी कभी सादापन ही सबसे बड़ा मसाला होता है।